హలో ఎవ్రీవన్. ప్రస్తుతం మనం నాగ్పూర్లో ఉన్నాము. నాగ్పూర్లోని పరిస్థితుల గురించి అసలు ఇక్కడ పొలిటికల్ డైనమిక్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, రాజకీయ సమీకరణలు కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల సమస్యలు కావచ్చు, అండ్ విదర్భ రీజియన్ అని చెప్తూ ఉంటారు మహారాష్ట్రలో. ఇది చాలా కీలకమైన ప్రాంతం విదర్భ అనేది. సో ఈ విదర్భ ప్రాంతంలో ఉన్న ఇష్యూస్ గురించి మనము తెలుసుకునే ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ మాకు ఇక్కడ నాగ్పూర్లో మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని కల్పిస్తూ ఇక్కడ ఉన్న విషయాల్ని మాకు తెలియజేస్తూ మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ అని మనం పెట్టుకున్నాము. ఈ మూడ్ ఆఫ్ విదర్భ తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు దైనిక్ భాస్కర్ అనే పత్రికలో ఆయన జర్నలిస్ట్, సీనియర్ జర్నలిస్ట్. సో దైనిక్ భాస్కర్లో ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రాంతం నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. అండ్ వారిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకుందాం. మనతో ఉన్నారు విజయ్ గారు. विजय जी नमस्कार। नमस्कार विजय जी, विदर्भ रीजन का स्पेशलिटी क्या है? विदर्भ रीजन नागपुर सेंटर है विदर्भ रीजन का। विदर्भ रीजन शुरुआत से ही क्रांतिकारी, मतलब आप अगर देखो तो गांधी जी ने वर्धा नागपुर में आंदोलन किए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ बहुत सारे मूवमेंट चले और उन मूवमेंट्स को लेके अपने पॉलिटिकल सिनारियो को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। अभी यहाँ के जैसे समझ लो गडकरी जी रहे हैं, इसके पहले विलास मुक्तिमार थे, गे बाबारी रहे और भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो एक अलग ही मूवमेंट नागपुर में कुछ देखने को मिला है। और ये अभी नागपुर का तो चुनाव हो गया, इलेक्शन हो गया ना, पोलिंग हो गया, पूरा रिलैक्स्ड वातावरण है क्या? और दूसरे इलाके में वो नासिक रीजन में इलेक्शन है, अभी मुंबई में इलेक्शन है। ये 4 फेजेस में पॉलिटिकल डायनामिक्स कैसे चेंज हुआ? कुछ चेंज दिखता है आपको? देखिए, कोई भी चुनाव जो रहता है वो मोस्ट ऑफ टाइम डेवलपमेंट के बेसिस पे चुनाव लड़ा जाता है। करेक्ट। जो ग्राउंड पे लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जर्नल पीपल्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनका बेसिक यही रहता है कि उनको क्या मिला और क्या मिलने वाला है। अगर आप नागपुर को या विदर्भ को 10 साल पहले अगर देखेंगे तो नागपुर में इतने सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस आए, मतलब एम्स आया, IIM आया, फार्मा का नेशनल इंस्टीट्यूशन आया, रोड्स के बारे में अगर आप देखोगे, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट देखो, मेहान को लेके पतंजलि जैसे और फाल्कन जैसे एयरक्राफ्ट के लिए इस्टेब्लिशमेंट आए। तो ऐसा बोला भी जाता है, मतलब देवेंद्र फडणवीस और गडकरी जी दोनों गवर्नमेंट में होने की वजह से नागपुर को वो सब मिला है 100, मतलब कई 100 टाइम्स जो महाराष्ट्र के और जगह मिलने वाला था। मेडिकल कॉलेज तो यहाँ पहले से ही 2-2 हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे डेवलपमेंट के बारे में 10 साल और अभी का जो सिनारियो है उसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रिचमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर जैसे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे, इसके पहले जैसे चंद्रपुर में अभी इस बार टिकट मिला है मोहन गंटीवाल को बीजेपी से, स्टेट के बहुत बड़े लीडर हैं वो, और वित्त मंत्रालय उनके पास रहा है। अभी नवनीत राणा अमरावती से हैं, गडकरी जी श्योरमेंट यहाँ से हैं। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं बड़े बड़े, विदर्भ को इनकी वजह से बहुत पोटेंशियल मिलने वाला है। ये माइंड सेट है वोटर्स में या एक जर्नल पीपल्स में। कोई भी जब वोट देता है तो उसके ध्यान में रहता है कि भाई मैं जिसको वोट दे रहा हूँ अगर वो जीत के आएगा तो उससे उसको क्या मिलेगा। अच्छा, मूड ऑफ द नेशन है हमारा। तो जो ये प्रयत्न कर रहे हैं ना अभी हम लोग, जनता एक्सप्रेस हमारा टाइटल है, जनता क्या सोच रहे हैं, मूड ऑफ द नेशन क्या है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मूड ऑफ द नेशन में मूड ऑफ विदर्भा क्या है? मूड ऑफ विदर्भ ऑब्वियसली बात है कि इस बार महाराष्ट्र में जरूर उथल पुथल आपको देखने को मिली, लेकिन मोदी जी को लेके जो सिनारियो देश में चल रहा है उसमें बीजेपी के साथ में विदर्भ भी बना हुआ है। और
एक आध जगह को छोड़ के जहाँ कांग्रेस का रिचमेंट रहता है, बाकी जगह आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी का अच्छा दबदबा रहा है। और शुरुआत से ही एक दो सीट्स को अगर आप क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को प्रचार करना, चुनाव लड़ना वो उनके राइट्स हैं, लेकिन विदर्भ जो है शुरुआत में भले वो डाइवर्सिफाई रहा है, लेकिन अभी की सिचुएशन में बीजेपी के फेवरेबल है। और ओवरऑल आप उसको बोल सकते हो कि यहाँ बीजेपी को अच्छा मार्जिन से इधर मिलने वाला है। नागपुर इज एन ओरिजिन ऑफ आरएसएस है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इधर से शुरुआत हुआ है, पहला शाखा इधर थे, डॉक्टर हेडगेवार जी इधर से काम शुरू किया है। आरएसएस का इम्पैक्ट कैसे रहता है पूरा महाराष्ट्र में और इधर ये इस इलाका से हुआ है ना, मैंने नितिन गडकरी इधर से ये संघ का संगठन कैसे चल रहा है? देखिए, संघ की प्राथमिकता मतलब ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली संघ को हमेशा ही आरएसएस से जोड़ा जाता है। संगठन मंत्री भी बीजेपी में रहते ही हैं। और आरएसएस का काम जो है वो ग्राउंड पे चलता है, और उनका सिस्टम ये है कि वोटर्स को कैसे निकालना, उनको पहुंचाना, तो वो एक्टिविटी जो है शुरुआत से ही चालू हो जाती है। एक विशेष बात ये है कि इस बार मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया और अलग अलग उसकी वजह से ये देखने को मिला है कि आरएसएस में वोट करने के लिए मतलब उन्होंने बीजेपी को वोट करने के लिए उन्होंने बोला कि आप अपने वोट का प्रयोग कीजिए और राष्ट्र हित में आपको अपनी वोट का उपयोग करना है। तो ये जो कहीं ना कहीं इससे ये निकल के आता है कि बीजेपी, चूँकि जो आरएसएस का वोटर है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए जो अदर वोटर्स हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने बोला है कि आप जो वोट करने वाले हैं वो राष्ट्र में वोट करिए। और अभी कल ही मोदी जी बोल रहे थे कि आप जब हमारी गवर्नमेंट में 10 साल की गवर्नमेंट को आप देखते हो तो उसमें आपको ये दिखता है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अपनी कंट्री की जो है वो पॉपुलैरिटी हुई है, देश का सम्मान बढ़ा है। कहीं कहीं आपको जैसे अभी यूक्रेन वगैरह में जब बार हुआ तो वहाँ भी इंडियन फ्लैग आगे था व्हीकल्स पे, तो उनको परमिशन मिलना, बहुत सारी चीज़ें ये आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे तो वो जो है चुनाव को लेके ट्रम्प यहाँ प्रचार करने आते हैं, या फिर आप उसको ऐसे ले सकते हो कि इंग्लैंड में अभी जब पीएम सुनक बने तो उन्होंने मैसेज दिया कि इंडिया से उनके कैसे रिलेशन रहने वाले हैं। या ओवरऑल अभी जो रिसेंट में कुछ बार्स वगैरह हुए तो उसमें भी इंडिया को इम्पोर्टेंस दिया गया, तो उस वजह से वो ये दिखाया जा रहा है या वो एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि अगर आप बीजेपी को साथ में लेके आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप देश के बारे में ही ये चुनाव नहीं कर रहे, ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चुनाव है। और अभी अगर जैसे कभी आप अगर एक्चुअल में जब पॉलिटिकल पार्टियों को लेके थोड़ा सोचते विचारते हो और समझते हो तो आपको ये ध्यान में आएगा कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव तक ही सीमित नहीं रहती हैं। उनका मेन जो रहता है कि और सारी कंट्रीज़ हैं जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, वहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो क्या है, या आप ग्लोबल पॉलिटिक्स या ग्लोबल बिजनेस के बारे में देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंस है जो आस पड़ोस की कंट्रीज़ का। अभी जैसे रिसेंट में ही बांग्लादेश वगैरह श्रीलंका को लेके चल रहा था कि चीन वहाँ ये कर रहा है, या पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस रहता था उन्होंने धारा 370 हटा के बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक उनका या राम मंदिर का जो मुद्दा है तो वर्ल्ड वाइड आप अगर देखोगे कि एनआरआईज हैं या जो इंडिया से बाहर रहने वाले लोग हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि वर्ल्ड वाइड ये जो इंडिया का प्रचार है वो चल रहा है। अच्छी बात, ये तो मूड ऑफ द नेशन है, मूड ऑफ विदर्भ भी वैसा ही है, वही बता रहे हैं अपने। लेकिन
एक बात क्रिस्पी कंक्लूड करें तो पूरा अब की बार 400 पार, ये है मोदी जी का स्लोगन, 400 पार, 400 एंड अबव सीट्स। सो इसमें विदर्भा से कितने सीट मिलने वाला है? इससे पहले 2019 में कितने थे? अब बढ़ जाएगा नंबर, लेकिन ये कम हो जाएगा। And पूरा महाराष्ट्र में कैसे है? सेफोलॉजिस्ट या इधर का थोड़ा सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, एग्जिट पोल्स वाला, वो क्या बता रहे हैं? एंड एज अ जर्नलिस्ट यू मस्ट बी हैविंग सम आइडिया, राइट? देखिए, विदर्भ में पिछली बार की अपेक्षा इस बार सीट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और उसके लिए बीजेपी ने बहुत ही मतलब उनके अलायंस और जो सारे गठबंधन और सिस्टमेटिक व्यवस्था है उस पर बहुत शुरुआत से काम करना चालू कर दिया था। चूँकि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, वो आप लोकल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लोग वोट डालते हैं वो डेवलपमेंट और उनको क्या मिल रहा है उस बेसिस पे डालते हैं। लोकसभा का चुनाव है, लोकल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है ये, तो वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि जो आने वाली सरकार है वो कितनी मजबूत रहने वाली है, उससे उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। करेक्ट। आप अगर देखोगे चुनाव में जो कैंडिडेट हैं वो जब अपने लिए वोट मांग रहे होते हैं तो एक लाइन ये भी बोलते हैं कि इस बार जो है मोदी सरकार आएगी, तो उनका ये डायरेक्ट मैसेज रहता है कि हमने जो डिसीजन लिए कि धारा 370 हटाए, राम मंदिर मुद्दा या जो भी बड़े बड़े मुद्दे हैं उन्होंने कैसे किए, तो वो आगे मोदी जी ने इसमें अभी बीच में बोला ही कि अभी तो ये ट्रेलर था, आगे और फिल्म और बाकी है। तो वो जो कैंडिडेट है उनकी मतलब उनकी प्रायोरिटी भी है, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के साथ में मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो वो बहुत ही ये है, उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बीजेपी को मिलने वाला है। सो नंबर बढ़ेगा, लेकिन नंबर बढ़ जाएगा। अच्छी बात। चलो फिर, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విజయ్ జీ, థ్యాంక్స్ సో ఇది చూసారు కదా, ఇది మూడ్ ఆఫ్ విదర్భ. బేసికలీ ఆయన విషయాలన్నీ చెప్పారు, ఇంకా ఈ విదర్భకు సంబంధించిన రీజియన్లో ఉన్న అంశాలు చెప్పారు. అయితే ఓవరాల్గా మనం మాట్లాడాలంటే మాత్రం దేశం మొత్తం, అంటే ఏదైతే మనము నేషనల్ స్టెప్ మీరు చాలా స్టోరీస్ ద్వారా మీరు చూస్తున్నారు కదా, మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్, మోదీ మానియా లేదా మోదీకి సంబంధించినటువంటి అనుకూల వాతావరణం ఏదైతే ఉందో ఇది విదర్భలో ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ అవుతుంది. అండ్ అట్ సేమ్ టైం ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ ఇక్కడే పుట్టింది కాబట్టి, ఆర్ఎస్ఎస్ స్థానం ఇదే కాబట్టి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సంఘటన శక్తి చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అండ్ విదర్భ రీజియన్లో నెంబర్లు పెరిగే అవకాశం ఉందనేదే ఒక అభిప్రాయం. సో లెట్స్ సీ